हाँ जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सल्तनत काल। इतिहास का आरंभ जो है वो हम कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो कहाँ से आरंभ होता है? वो आरंभ होता है सल्तनत काल से। तो हम सल्तनत काल को समझेंगे, सल्तनत काल के जो शब्द हैं उनको भी समझेंगे और जानेंगे कि सल्तनत काल का आरंभ, उसका उदय, उसका प्रारंभ और मध्यकालीन भारत के इतिहास का आरंभ। तो सबसे पहले अपना जो कालखंड है सल्तनत काल। अब आप लोगों के मन में सबसे पहला प्रश्न यही आने वाला है कि सल्तनत काल को सल्तनत काल कहा क्यों जाता है, कारण क्या है? तो आपको मालूम है कि इस्लाम जगत के अंदर, इस्लाम जो जगत है, तो इस्लाम के अंदर जो सत्ता का प्रमुख केंद्र होता था वो खलीफा होता था। खलीफा की ही सल्तनत चलती थी, चाहे वो भारत का शासक हो या कोई और इस्लामिक शासक हो, वो खलीफा की एक प्रकार से खिदमत प्राप्त करता था, उसका आशीर्वाद प्राप्त करता था और उसके बाद ही शासक बनता, उसके बाद ही राजा बनता। तो जो खलीफा है, जो खलीफा है, खलीफा के द्वारा ही इनको खिदमत दी जाती थी। और जो खलीफा का पूरा केंद्र है, खलीफा की पूरी सल्तनत है, खलीफा का पूरा साम्राज्य का जहाँ तक भी प्रभाव है वो सब इसके प्रभाव क्षेत्र वाले सल्तनत कहलाते हैं। तो यहीं से ये जो शब्द है वो निकल के आया। और सल्तनत का जो राजा मुखिया होता था वो सुल्तान कहलाता था। कई बार बच्चों को बहुत भारी भ्रम होता है कि सर सुल्तान किसको कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को अक्सर ये मालूम तक नहीं होता कि राजा, सुल्तान, बादशाह, शहंशाह, जो राजाओं की पदवियां हैं उनमें क्या क्या डिफरेंट हैं, क्या क्या अंतर हैं। तो यही डिफरेंट है, यही अंतर है कि जो खलीफा से खिदमत प्राप्त करता था वही सुल्तान कहलाता है। इसलिए हम लोग सल्तनत काल के जो शासक हैं उनको सुल्तान कहते हैं। कई बार अचरज की बात होती है कि सल्तनत काल पढ़ाते समय टीचर भी राजा शब्द का यूज़ करते हैं या बादशाह शब्द का यूज़ करते हैं या और कोई संबोधन करते हैं, जो गलत है। सल्तनत काल के सभी शासक सुल्तान कहलाते हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, हम रजिया को कभी राजा नहीं कहते, रजिया को कभी बादशाह नहीं कहते, रजिया को हमेशा सुल्तान ही कहते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है। सुल्तान शब्द जो है वो इस्लाम के प्रमुख केंद्र, खलीफा की सल्तनत के जितने भी शासक थे वो सभी सुल्तान कहलाते। तो ये दो पॉइंट यहाँ से क्लियर होते हैं कि सल्तनत काल क्यों कहलाता है और सल्तनत काल के शासक सुल्तान क्यों कहलाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वेश समझना। अगर आप इतिहास का वेश समझते हैं, हर शब्द का अर्थ समझते हैं, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आती। अब इस खलीफा जो है, अब आप कहोगे सर खलीफा की जिम्मेदारी क्या होती थी, क्या करता था? जैसे ईसाइयों के अंदर पोप होता है, ऐसे ही मुसलमानों में खलीफा होता है। ईसाइयों का धर्मगुरु पोप कहलाता है, पोप के नीचे बिशप होते हैं, बिशप के नीचे पादरी होते हैं। ऐसे ही उस समय इस्लाम का प्रमुख धार्मिक गुरु का जो पद है वो खलीफा कहलाता है। बाद में अंग्रेज इस पद को समाप्त कर देते हैं। तो यहीं से हमारी सल्तनत काल की शुरुआत होती है। अब हम सल्तनत काल पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत के अंदर सल्तनत काल का सत्ता जमाने वाला, आरंभ करने वाला, उस सत्ता को स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? संभवतः ये दोनों शब्द क्लियर हो जाने के बाद अगला क्वेश्चन यही आता है हमारे सामने कि इस सत्ता को स्थापित करने वाला राजा कौन था, सुल्तान कौन था, व्यक्ति कौन था, वो कौन था जिसने भारत के अंदर सल्तनत की नींवें जमाई। अब आपके सामने नाम आता है। सल्तनत काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसका अर्थ हमने पढ़ लिया, उसके बाद इसकी स्थापना पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम इसका साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे,
और साम्राज्य विस्तार के बाद सल्तनत काल के विभाग पढ़ेंगे कि कितने विभाग थे, क्या क्या स्थापना होती है, क्या क्या चीज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हमने इसका अर्थ जाना, अर्थ के बाद स्थापना की स्थापना आखिर करता कौन है, तो और की कैसे जाती है, क्या उस समय भारत के अंदर की जो शक्तियां थी वो कमज़ोर थी। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है मोहम्मद गौरी का नाम, मोहम्मद गौरी का नाम आता है। अब आपको जैसे ही मोहम्मद गौरी का नाम आया तो एक युद्ध आपके मन में आ गया होगा, वो युद्ध है 1192 का युद्ध। मैं 1191 की बात अभी नहीं करूंगा, लेकिन 1192 के युद्ध की बात करूंगा, जिसके द्वारा भारत के अंदर सत्ता स्थापित की जाती है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू आता है कि जब इन लोगों ने उस समय सत्ता स्थापित की थी, उस समय भारत में कौन कौन प्रभावी राजा थे। तो हम लोग बात करते हैं 7 से जो 12वीं शताब्दी का कालखंड है, 7 से 12वीं शताब्दी का जो कालखंड है, ये हमारे यहाँ पर हमारे भारत के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर राजपूत काल कहलाता है, राजपूत काल कहलाता है। इसके अंदर जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा हुए, जितने भी लीडर हुए, वो सब के सब बहुत प्रभावशाली थे। लेकिन इनमें एक जो नाम आता है जिससे हमारा इतिहास मेल खाता है, वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और गौरी, इन दोनों का ही भविष्य में हम संघर्ष कराएंगे, इनकी लड़ाई कराएंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या क्या कमजोरियां रहीं जिनके कारण सल्तनत काल भारत में पैर पसा लेती है, यानी कि स्थापित हो जाती है। अब आपने जाना कि 7 से 11वीं शताब्दी का जो कालखंड है, उस कालखंड में हम लोगों ने एक जो सबसे बड़ा आक्रमण देखा, वो है मोहम्मद गौरी का सफल आक्रमण 1192 का। अब आप कहोगे इससे पहले 1191 में ये युद्ध हार चुके थे, लेकिन हम स्थापना की बात कर रहे हैं जो 1192 में होती है। 1192 का जो बैटल था, युद्ध था, ये पृथ्वीराज चौहान हार गया। वो हम आगे जब गौरी का पूरा विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि स्थापना आखिर हुई तो हुई कैसे। एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट यह आता है कि 7 से जो 12वीं शताब्दी का कालखंड है, इसमें हमारे जो शासक थे, हमारे जो राजा थे, हमारे जो रूलर थे, वो कमजोर क्यों थे। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, तो मैं कुछ कारण आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है पुरानी युद्ध पद्धति। क्या? पुरानी युद्ध पद्धति, यानी कि जितने भी राजपूत राजा थे ये पुरानी युद्ध पद्धतियों से युद्ध कर रहे थे, जबकि जो भारी आक्रमणकारी थे, भारी आक्रांता थे, वो नई नई युद्ध पद्धतियां लेकर आ रहे थे। दूसरा जो चीज है, यानी कि राजाओं के मध्य आपसी मतभेद, जो शासक थे राजाओं के मध्य आपसी मतभेद ये भी होते हैं। तो आपसी मतभेदों का अर्थ यह है कि जब गुजरात पर आक्रमण हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य से होकर सेनाएं गुजरी थी, लेकिन उस समय निकली। और जब पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण हुआ था तो आपको मालूम है जयचंद, जिसको बहुत सारे लोग गद्दार कहते हैं, उसका सहयोग नहीं हुआ। तो गुजरात पर जब आक्रमण हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य क्षेत्र से होकर सेनाएं गई थी, लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, आरोप जयचंद पे कर दिया। जिस समय गुजरात ने संघर्ष किया था, उस अगर पृथ्वीराज चौहान संघर्ष में शामिल हो जाते तो शायद स्थितियां कुछ और होती, लेकिन ये इतिहास है, चल गया तो चल गया, जनता के जहन में जैसा बैठ गया वैसा बैठ गया। तो राजाओं के मध्य आपसी मतभेद थे, ये भी एक मुख्य कारण है। और तीसरा है जो भारी आक्रांता थे, इनके पास युद्ध कौशल अच्छा था, युद्ध कौशल का अभाव। तो तीसरा जो कारण माना जाता है, हमारे पास युद्ध कौशल का अभाव था, युद्ध कौशल का अभाव। तो इसीलिए हमको इतिहास के अंदर समझने को मिलता है कि हमारे जो ग्रेट राजा हुए, हमारे जो महान शासक हुए, वो किन किन कारणों से हारे। इसीलिए हमको ये पढ़ाया जाता है कि 711 से 12 ईस्वी में इनसे युद्ध हारे। तो युद्ध क्यों हारे, वजह पता होनी चाहिए, कारण पता होना चाहिए, तभी आपका वेश निर्मित होता है, उसका निर्माण होता है। तो हमने क्या क्या चीज समझी कि सल्तनत में सल्तनत काल का अर्थ क्या है, सुल्तान क्यों कहते हैं, और
खलीफा से खिलमत प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना और स्थापना के बाद स्थापना करने वाला और स्थापना के कारण और कमजोरियां, ये भी हमने समझी। तो ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, यहां तक आपने इसको देखा, समझा और जाना। हाँ जी, तो जो नाम आता है मोहम्मद गौरी का और एक जो नाम आएगा आगे वो आने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, ये दोनों नाम आते हैं, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी इतिहास में 1192 के युद्ध के बाद फेमस हो जाता है। हाँ, ये 1191 का युद्ध हार चुका था, लेकिन उस हारने वाले युद्ध से सत्ता स्थापित नहीं हुई। सत्ता स्थापित किस युद्ध से होती है? वो 1192 के युद्ध से होती है। यही वो युद्ध था जिसने सल्तनत काल को भारत के अंदर स्थापित किया, जिसने सल्तनत काल को भारत के अंदर स्थापित किया। और इसका प्रमुख सहयोगी, इसका जो प्रमुख कौन होता है, प्रमुख सहयोगी होता है, वो यही था। बाकी आगे की सत्ता जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता है। तो क्योंकि गौरी की मृत्यु के बाद जो सल्तनत काल है वो 5 भागों में डिवाइड होता है। मुल्तान अलग बनता है, गौर अलग बनता है, गजनी अलग बनता है, बंगाल अलग बनता है। तो ये जो क्षेत्र हैं वो विभाजित होते हैं और आगे इनके जो सहयोगी हैं यही इस सत्ता को संभालते हैं। क्योंकि गौरी के कोई उत्तराधिकारी नहीं थे उस समय, इसलिए उसका सत्ता का जो विभाजन है वो उसके गुलामों में कर दिया जाता है। तो गौरी की जो शासन सत्ता है वो आगे तक जारी रहती है, क्योंकि इसने 1192 का युद्ध तो जीता ही जीता। इसके अलावा 1194 में चंदावर का जो बैटल है वो भी जीता था, जिसमें जयचंद को परास्त किया था। तो ये दोनों के दोनों बैटल जो हैं, क्योंकि गौरी ने सबसे पहले फर्स्ट में पृथ्वीराज को परास्त किया था, क्योंकि पृथ्वीराज उस समय भारत का फर्स्ट राजा था, और दूसरा जो शासक जिसको हराया था वो जयचंद था। तो जयचंद भी उस समय भारत का प्रभावशाली शासक था। तो उस समय दोनों प्रभावशाली शासकों को हराने के बाद इसने और भी कई शासकों को परास्त किया। 1196, इसके अलावा 1198, उसके बाद पूरा 1200, 1202-3 इसने कई बैटल जीते, जिनमें बयाना, ग्वालियर, बंगाल और मध्य भारत के कई प्रांत शामिल थे। 1205 के समथिंग ये एक बैटल हारता भी है। 1205 में ईरान का जो राजा है वो गौरी को परास्त भी करता है। और 1206 में खोखरों का जो विद्रोह होता है, किसका विद्रोह? खोखरों का विद्रोह जो होता है, खोखरों के विद्रोह के समय जब गौरी उसको दबाने गया था, तो खोखरों के विद्रोह के समय ही गौरी जब इस विद्रोह को दबाने में बिजी था, नमाज अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था, उसी समय किसी एक खोखर इसके पास आया और नमाज पढ़ते हुए गौरी में छुरा घोंप दिया और उसको मार दिया और गौरी मर गया। यहाँ इतिहास वालों में मतभेद है। जब किसी शत्रु को मारा जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मारा गया। लेकिन कोई और शासक मारा जाता है तो कहते हैं कि ये छल है, छल से मारा है, किसी प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को मार दिया। तो यहाँ इतिहासकारों के अलग व्यू हैं, आपके अलग व्यू हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर दुश्मन को कैसे भी मारो, मारना है। और आप यहाँ असहमत भी हो सकते हैं कि एक नमाज अदा करता हुआ शासक जिसको छुरा घोंप के मार दिया। तो यहाँ पर मतांतर आपके अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि 1206 में खोखरों ने गौरी की हत्या कर दी। और गौरी की हत्या के बाद क्योंकि उत्तराधिकारी थे नहीं, तो इसलिए गुलाम जो होते हैं, इनके जो गुलाम थे, गुलाम जो होते हैं, गुलामों ने सत्ता का विभाजन कर लिया। मुल्तान, कौर, गजनी, बंगाल, ये सारे क्षेत्र विभाजित हो जाते हैं। और विभाजित हो जाते हैं तो ये सत्ता इनके गुलामों के पास रहती है। बाकी गुलाम वंश को जब हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं तब हम इसका पढ़ेंगे कि कैसे इसको गुलाम कहते हैं, कौन कौन से गुलाम वंश के शासक हुए। तो ये इतिहास को पढ़ने का एक तरीका मैंने बताया है कि जब आप इतिहास को हिस्ट्री, कहानी, तथ्य
इनके आधार पर पढ़ते हैं तो वो चीज़ें पढ़ने में मज़ा भी आता है, स्वाद भी आता है, आनंद भी आता है, अनुभूति भी होती है, क्लास में बैठने का भी मन करता है। तो दक्ष शिक्षण संस्थान आपको ये सारी सेवाएं दे रहा है। आप इतिहास पढ़िए, जैसा इतिहास आपको पढ़ना है। क्लासों में आइए, अपने यहाँ पर रीड के बैच, सेकंड ग्रेड के बैच, हिंदी प्लस एसएसटी और बाकी के भी बहुत सारे फाउंडेशन बैच जो हैं वो चल रहे हैं। आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी की क्लास हम करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को साझा भी कीजिए। धन्यवाद।